तो तैयार हो दोस्तों एक नया टेस्ट देने के लिए। ये जो टेस्ट है ये बेसिकली ऐसा होगा जो कि ये बताएगा कि कितने अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई की है पिछले कुछ दिनों में। यानी कि आप लोगों को चेक करने का अपना खुद का तरीका भी होगा और इसी के साथ में आप लोगों की एक्यूरेसी भी बढ़ाएगा। देखो यार, अगर जिंदगी में आप लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो एक बात आप लोगों को गांठ बांधनी पड़ेगी कि ख्वाबों में देखकर गोल को कभी अचीव नहीं किया जा सकता। अगर गोल अचीव करना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात एक यहाँ पर ये भी मैं बोलना चाहूँगा जो कि आप लोगों को एक सही डायरेक्शन देगी कि अगर आप लोग सोचते हैं कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा और बस उसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो नहीं होना है। जब तक आप लोग इसको रिवीजन भी नहीं करोगे, जाकर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। ऐसे चाहे कितने भी लेक्चर देख लेना, सारे भूलते चले जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि दूसरों के कंधे पर हाथ रखकर आप लोग चलना सीख सकते हो। यानी कि मैं गिरने नहीं दूंगा, चलना सिखा दूंगा, पर दौड़ना अगर आप लोगों को है तो वो अपने पैरों पर ही दौड़ना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना पड़ेगा, तभी जाकर आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। जितने भी सिलेक्शन पिछले कुछ दिनों में मैंने डिस्कस किया, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी, वो सारे के सारे सिलेक्शन वो हैं जिन्होंने कॉन्टिन्यूअस काफ़ी लंबे समय तक पढ़ाई की। कोई 2016 से जुड़ा हुआ है, कोई 17 से, कोई 18 से, कोई 19 से। यानी कि 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोग लगे हुए हैं, तब जाकर उनको वो गोल अचीव हो पा रहा है। और अगर आप लोग भी वो गोल अचीव करना चाहते हैं तो यार आप लोगों को भी लगना पड़ेगा, और उसी लेवल पर लगना पड़ेगा जो वो लेवल, जिस लेवल पर वो लोग लगे हुए हैं, बल्कि उससे भी अच्छे लेवल पर अगर आप लोग अचीव करना चाहते हैं। तो अगर जरा सी भी लापरवाही बरतोगे तो ये आप लोग अपने साथ में धोखा कर रहे हो, किसी और के साथ में नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जब तक ये बात गांठ बांध कर रखोगे, चीज़ें आप लोगों की सही चलेंगी, और जब तक आप लोग ये बात भूल जाओगे, तुरंत आप लोग बैक टू द पवेलियन आ जाओगे। तो इसलिए कोशिश करो यार, आप लोगों को अपना करियर बनाए ना, किसी और का नहीं, थोड़ी ना बनाना है। तो अपने करियर के लिए भी अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि इंसान डूब रहा है, अगर वो अपने आप को भी नहीं बचा रहा है, तो दूसरे किसी डूबते हुए इंसान को क्या ही वो बचाएगा। तो ये बात ध्यान रखा, हमेशा अपना फोकस पूरा पढ़ाई पर रखो, गोल अचीव करो, उसके बाद में जिंदगी को आगे लेकर चलो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से ये पर्टिकुलर टेस्ट देना। एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अगर क्वेश्चन आप लोग जैसे स्क्रीन पर देखते हैं तो वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। क्वेश्चन अगर सही होता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर गलत होता है तो वो भी अच्छी बात है, क्योंकि यहीं पर ही गलत हो गया, एग्जाम में गलत नहीं होगा। एग्जाम में आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर जाओगे उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो इसलिए आप लोगों को चेक भी करना होगा अपने आप को कि कौन से क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कौन से गलत हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं तो गलत क्यों हो रहे हैं, और वो एग्जाम में कम से कम गलत ना हो, क्योंकि यहाँ पे गलत होगा तो मौका है सुधारने का। एग्जाम में आप लोगों के पास से मौका नहीं मिलेगा, पूरा एक साल जो है वो दांव पे लग जाएगा। तो सोचो क्या सही है और क्या गलत है, उस पैटर्न में लेकर चलो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा, अच्छे से उसको एंजॉय करेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और वीडियो के एंड में बताना कितना स्कोर आप लोगों का रहा, ये जानूंगा मैं जरूर, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक जो थे वो काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो इससे रिलेटेड आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है जो काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट दे रखी है, एक एक कर देखते हैं, और करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछी जा रही है। बोला जा रहा है कि रीजनल रूरल बैंक जो है वो गवर्न किए जाते हैं रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट 1976 के हिसाब से। ठीक है, दूसरा बोला गया कि यहाँ पर ये जो रिकमेंड किए गए थे, यानी कि ऐसे बैंक हमारे देश में होने चाहिए जो कि गाँव का उद्धार करें। उसके लिए जो नरसीमा कमेटी है उसके द्वारा यहाँ पर सिफारिश की गई कि इसको बनाओ भैया 1976 में, तब यहाँ पर ये बनाए गए। तीसरा बोला गया कि यहाँ पर ये जो मनी लेंडर होते हैं ना, गांव में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मूवीज भी देखी होंगी पुरानी, कि जो मनी लेंडर होते हैं वो पैसा देते हैं और एक तरीके से वो लोगों को लूटने का काम करते हैं। ठीक है, तो यानी कि चक्रवृद्धि उस पर एक तरीके से ब्याज लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट, और भाई साहब बेटे ने जो है बेसिकली उन्हें बाप ने एक तरीके से लोन लिया, बेटा दे रहा है, फिर बेटे का बेटा दे रहा है, तो सबको अपना गुलाम बना के रखते थे। तो बड़ी ही घटिया तरीके का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलता था। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या फिर यहाँ पर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या यहाँ पर देखा जाए, ए बी सी या फिर डी, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, तो सही आंसर में अगर बात करूं यहाँ पर, तो सही आंसर है इसका बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगी। अगर बात करें रीजनल रूरल बैंक के बारे में, तो ये यहाँ पर 1976 में ये लाए गए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है, यानी कि इसका जो एक्ट है 1976 में लाया गया। पर लेकिन आप लोग सोचो, क्या हमारे देश में इतना फास्ट सिस्टम है कि उसी साल में यहाँ पर कमेटी ने रिकमेंडेशन दी और उसी साल में यहाँ पर ये जो है सिस्टम क्रिएट कर दिया। इतने फास्ट तो यार आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स। कम से कम और कुछ नहीं तो 1 साल तो लेगा ही कम से कम अगर कॉमन सेंस से बोलो। ठीक है, आप बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल वही बात है, ये 1975 में बनाया गया
यहाँ पर बेसिकली कमेटी, और 1976 में यहाँ पर फिर बैंक बनाए गए। और सारा का सारा कार्यक्रम ये भी इतना जल्दी इसलिए हो गया 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि उस टाइम पर देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी। अगर इमरजेंसी नहीं होती तो ये भी सिस्टम जो है वो इतना फास्ट नहीं होता। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से फास्ट काम इसीलिए हो गया यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें देश के अंदर में, सिक्किम और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर नॉर्मली आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं रीजनल रूरल बैंक। एक और छोटी सी बात जो आप लोग याद रखिएगा, रीजनल रूरल बैंक के अंदर में जो पैसा रहता है वो 50% पैसा आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट का देखने को मिलता है। उसमें 15% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का रहता है, और उसके अंदर 35% जो है उस बैंक का रहता है जो बैंक अपनी रीजनल रूरल वाली ब्रांच बनाता है, तो उसका आप लोगों को 35% देखने को मिलेगा। तो सबसे ज्यादा पावर किसके हाथ में है यहाँ पर, वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पर बेसिकली बोलती है कि गांव में फैसिलिटी दो, अच्छे से बैंकिंग सिस्टम को स्टैब्लिश करो, और इससे ज्यादा लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंच पाती है। और जितने ज्यादा लोगों तक वो फैसिलिटी पहुंचेगी उतने ही ज्यादा लोग जो है बैंकिंग सिस्टम के साथ में जुड़ेंगे। पहले ये एग्रीकल्चर के लिए ओनली लोन दे रहे थे, अभी गांव में अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता है और कोई सपोर्ट चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए भी इन्होंने घर बनाने के लिए और उन सब के लिए भी अभी सपोर्ट देना अलाउ कर दिया गया है। तो उसकी वजह से रीजनल रूरल बैंक जो है वो न्यूज में थे। तो इसलिए कहता हूं कि ध्यान से अगर चीजों को पढ़ोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो काफी ये कॉमन सेंस ये, वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है EASE के बारे में, यानी कि वैसे आप लोग इसको ईज बोल सकते हैं, पर इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एक्सचेंज एंड सर्विस जो एक्सीलेंस है उसके बारे में बात की जा रही है। ये किस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड है, तो बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटेड है, यहाँ पर ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, पब्लिक सेक्टर बैंक से रिलेटेड है, या फिर वाईफाई फैसिलिटी जो पब्लिक को मिले उससे रिलेटेड है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, देखता हूं कौन सा आंसर देता है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आगे चलते हैं, तब तक एक क्वेश्चन और बता दूं, तब तक आप लोग इसका आंसर भी समझ जाओगे और फिर आंसर बताता हूं साथ में, ठीक है। यहां पर बात की जा रही है ईज के बारे में, इनहेंस्ड एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस, ये रिफॉर्म इंडेक्स है, यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें यहां पर ये बोला गया कि ये प्रिपेयर किया गया किसके द्वारा, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन और बोस्टन कंसल्टिंग जो ग्रुप है उसके द्वारा। दूसरा बोला गया यहां पर ये कमीशन किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। तीसरा बोला गया कि इसमें जो अडॉप्ट किया गया है, ये फ्रेमवर्क जो अडॉप्ट किया गया वो लास्ट ईयर अडॉप्ट किया गया था पब्लिक और प्राइवेट बैंकिंग के द्वारा, जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक रैंकिंग सिस्टम प्रोवाइड कराने के लिए। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो दोनों क्वेश्चन पढ़ के आंसर दो, देखता हूं कौन सही आंसर देता है। आंसर दे दिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा तो समझ में नहीं आया, पर दूसरा क्वेश्चन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहां पर सी हो गया। यानी कि ये पर्टिकुलर जो सिस्टम है जिसको ईज बोला गया है, ये रिफॉर्म लाने के लिए है पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी कि जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं उनमें कस्टमर सर्विस अच्छी मिल सके, उनमें क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि जनता को अगर क्रेडिट चाहिए तो वो अच्छे से मिल सके, तो ऐसा कुछ सिस्टम यहां पर क्रिएट करना है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसका आंसर यहां पर सी हो गया। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ये जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये उसका नेक्स्ट वर्जन आप लोग बोल सकते हैं, जो ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अभी मैंने एक बात बोली जो आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखी होगी, सुनी होगी, उसमें बोला गया कि पब्लिक बैंक के लिए यहां पर बात करेगा, ना कि प्राइवेट बैंक के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत हो गई, ये प्राइवेट बैंक के बारे में बात नहीं कर रहा है, ओनली पब्लिक बैंक को ये रिफॉर्म करने के बारे में बात कर रहा है। और यहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कमीशन किया गया और इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। देखिए होता क्या है, इनहेंस एक्सेस सर्विस एक्सीलेंस अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोले तो अगर बैंकिंग सिस्टम में आप लोग जाते हैं, आप लोग गवर्नमेंट बैंक में जाना, खासकर एसबीआई में, अब तो थोड़ा इंप्रूव हो गई हैं चीजें, पहले बड़ी प्रॉब्लम रहा करती थी। ऐसे लगता था कि जैसे कि बस समझो ही मत कि हाँ ठीक है कर देंगे, बैठे हुए हैं फोन पे बातें कर रहे हैं, लाइन पे लाइन लगी हुई है, तो बड़ा गंदा रेस्पॉन्स रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर का रेस्पॉन्स वो इंप्रूव करने की बात की जा रही है। रेस्पॉन्सिबल बैंकिंग होनी चाहिए, किसी को क्रेडिट वगैरह चाहिए, या फिर यहाँ पर उद्यम मित्रा इससे अलग से फैसिलिटी दी जा रही है अगर कोई छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटलाइजेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं बैंकिंग सिस्टम के साथ में जुड़े, उसके ऊपर शानदार काम किया जा रहा है। इसी के साथ में यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट भी एक अच्छी गवर्नेंस और उसकी एचआर भी यहाँ पर सुधारने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है बैंकिंग सिस्टम का उसको इंप्रूव करने के बारे में बात की जा रही है। तो उससे रिलेटेड है यहाँ पर ये पूरा सिस्टम। तो आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक ऐसी बॉडी है देश के अंदर जिसका नाम अक्सर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट।
ये जो बॉडी है, जब भी कुछ केस होते हैं हमारी कंट्री में, खासकर सेलिब्रिटी से रिलेटेड, आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनको तलब किया, यानी कि उनको बुलाया है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो इन सब मैटर्स को देखती है एक तरीके से हमारे देश के अंदर में, जैसे कि मनी लॉन्ड्री हो गया, ठीक है। इसी के साथ में फॉरेन एक्सचेंज जो है, इनके बाहर से पैसा आ रहा है जा रहा है, मतलब एक तरीके से बड़ा बड़ा जो माल होता है ना, उसके ऊपर ही नज़र रखती है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, और बोला ये जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। पहली स्टेटमेंट है ये। दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि कोई भी अपील अगर कोई यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो कोर्ट है, जिसको पीएमएलए बोलते हैं हम लोग, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि जो एक तरीके से गलत तरीके से कमाया गया पैसा होता है उसको जब ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसा अगर कोई मैटर यहाँ पर जाता है इस कोर्ट के अंदर में, और इस कोर्ट से अगर कोई इंसान सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये स्टेटमेंट दूसरी बोली गई है। और क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यानी कि गलत आप लोगों को पहचानना है यहाँ पर। तो ए में बोला गया है ओनली 1, बी में बोला गया है ओनली 2, सी में बोला गया है बोथ 1 and 2, एंड डी में बोला गया है नन ऑफ द अबो, यानी कि कोई सी भी स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। अब क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग तसल्ली में, एक बार वीडियो को रोक के, और फिर क्वेश्चन का आंसर दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे तो अच्छा रहेगा, इससे आप लोग फिर अच्छे से समझ पाओगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कर लिया अटेम्प्ट। अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, कुछ ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने निकल कर आती है जो अक्सर क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाती है। ये इसके पीछे रीजन है। सबसे पहले तो इनकरेक्ट पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को इनकरेक्ट चूज करना है। ये जो बोला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू, जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू वाली स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1957 से पहले जो है ये पर्टिकुलर बॉडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ये आया करती थी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर में, पर लेकिन बाद में इसको डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू का पार्ट बना दिया, क्योंकि मनी से रिलेटेड सारे मैटर यहाँ पर ये देखती है। तो पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारी कंट्री में अगर कोर्ट के बारे में बात करें तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके नीचे हाई कोर्ट आता है, उसके नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर कोई मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो वो हाई कोर्ट में जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये मैटर हाई कोर्ट नहीं देखेगा, कई सारे ऐसे मैटर है, तो तब जाकर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट वो मैटर जो है वो अपने तक भी बुला लेता है। पर लेकिन ऐसा नहीं, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, इसमें पीएमएलए जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट से नीचे माना गया है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट मैटर चला गया तो इसका मतलब ये हो गया कि हाई कोर्ट से ज्यादा पावर हो गई पीएमएलए कोर्ट की। पर लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट में केस जाएगा, अगर पीएमएलए से सेटिस्फाई नहीं है यहाँ पर, तो फिर इसमें जा सकता है हाई कोर्ट में, ना कि सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट से नीचे कोर्ट है ये, ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो गई और आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं। तो देश के अंदर जो भी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो भी कानून होते हैं उनके बारे में जो भी बात की जाती है, तो ये पर्टिकुलर सिस्टम यहाँ पर निकल कर आता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आंसर बी हो गया। ओके, काफी प्यारा क्वेश्चन है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर ये न्यूज में भी था, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। जो ये जो टेलीस्कोप है यहाँ पर, ये रिसेंटली अभी न्यूज में था, तो इसकी वजह से आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर करूंगा। पहले क्वेश्चन आप लोग देखिए, फिर कुछ बातें आप लोगों को बताऊंगा। बात की जा रही है कि ये जो टेलीस्कोप है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि किसके साथ में मिलकर किस किसने इसको लॉन्च किया। पहला है यहाँ पर नासा, यानी कि यूएसए की स्पेस एजेंसी। दूसरा है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए। तीसरा है रोसकोसमोस, रशिया की स्पेस एजेंसी। और चौथा है कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए में बोला गया है 1 2 3, बी में बोला गया है 2 3 4, सी में बोला गया है 1 2 4 और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इसका सही आंसर बताओ, तो आप लोग इसका सही आंसर क्या दोगे अपनी जो माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर है उसके बेस पर। चलो अटेम्प्ट करो, देखता हूं क्या आंसर आप लोग देते हो। ए बी सी एफ डी, तो सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा सी। एक तो कॉमन सेंस आप लोग यहाँ पर ये लगा सकते हैं कि जिस तरीके से अभी फिलहाल रशिया की रिएक्शन चल रही है, तो यहाँ पर इसके चांस कम ही है कि रशिया के साथ मिलकर कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो टेलीस्कोप है ये दिसंबर 2021 में ये टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी। ये जो डेट है यहाँ पर ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार कई सारी टेलीस्कोप लॉन्च की जाती हैं और उनकी क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आ जाती है। जैसे यहाँ पर अगर पूछ बैठे कोई आप लोगों से कि हब्बल टेलीस्कोप HUBBLE, ठीक है, तो हब्बल टेलीस्कोप जो थी यहाँ पर वो और ये टेलीस्कोप जो है इनमें क्या रिलेशन है?
ये हब्बल टेलीस्कोप जो है वो एक पुरानी टेलीस्कोप थी, उसी को रिप्लेस करने के लिए जो नई टेलीस्कोप लेकर आई गई वो टेलीस्कोप आप लोग यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग याद रखिएगा। जो हब्बल टेलीस्कोप है यहाँ पर जो लॉन्च की गई थी, वो टेलीस्कोप जो है वो एक तरीके से इसी पर्पज के लिए अब यहाँ पर इसका एडवांस वर्जन जो आया, ये वाली टेलीस्कोप आप लोगों के सामने यहाँ पर ये लॉन्च की गई है। ठीक है, वो टेलीस्कोप लॉन्च की गई थी, काफी इंपॉर्टेंट डेट था वहां पर अगर बात करें, 1990 में लॉन्च की गई थी। और मुझे वो याद इसलिए रहता है क्योंकि 24 अप्रैल को वो लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो 24 अप्रैल को लॉन्च की गई थी 1990 में, याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर जो आप लोग कंपेयर करेंगे। और इसके चलते यहाँ पर अभी उसको रिप्लेस कर अब यहाँ पर जेम्स वेब टेलीस्कोप यहाँ पर आप लोगों के सामने है, जो कि स्पेस की इंफॉर्मेशन देगी आप लोगों को। यहाँ पर खासकर अगर बात करें आउटर स्पेस के बारे में, तो यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर कई सारी चीजों का पता लगाया जा सकेगा कि किस तरीके से बिग बैंग थ्योरी और गैलेक्सीज हमारी कैसे आगे बढ़ रही हैं, उन सब चीजों में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो ये एक तरीके से स्पेस में सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं टेलीस्कोप की फील्ड में अगर बात करें, यानी कि सबसे बड़ी टेलीस्कोप है स्पेस के फील्ड में जब आप लोग यहाँ पर जाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर इसका सी हो गया। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही प्यारा सा और एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात की जा रही है लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत अगर नाम से आप लोग देखेंगे तो एक तरीके से जनता की अदालत आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो, यानी कि जनता के लिए अदालत, जो कि पब्लिकली बैठकर जिनकी सुनवाई की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है। बात की जा रही है कि लोक अदालत जो है वो सिविल कोर्ट अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर फॉलो करता है, यानी कि 1860 का जो हमारे कंट्री का सिविल कोर्ट एक तरीके से प्रोसीजर है उसको फॉलो करके यहाँ पर ये अपना काम करते हैं। जो भी प्रोसीडिंग होती है लोक अदालत के अंदर में, वो यहाँ पर जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द, जो एक तरीके से इंडियन पेनल कोड के फ्रेमवर्क के तहत आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। दूसरा यहाँ पर ये बोला गया है, ठीक है, एक तरीके से तीसरी स्टेटमेंट जो बोली गई है वो बोला गया लोक अदालत जो है वो फाइनल और बाइंडिंग डिसीजन देती है, यानी कि जो भी उसके अंदर जाएगा और जो डिसीजन आएगा वो सबके लिए एप्लीकेबल होगा, जो भी पार्टी होंगी, यानी कि फाइनल डिसीजन इसी का होगा। बोला जा रहा है कि कोई कोर्ट फी नहीं है यहाँ पर, अगर कोर्ट फी ऑलरेडी पेड की गई है तो वो भी रिफंड हो जाएगी। यानी कि आप लोगों का कोई केस था, आप लोगों ने वो केस जो है वो किसी कोर्ट में डाल रखा था, कोर्ट में काफी लंबे समय से उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, आप लोग लोक अदालत में आ गए और ऑलरेडी आप लोगों ने कोर्ट में फीस बेसिकली भर रखी थी, तो वो फीस आप लोग की रिटर्न हो जाएगी, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 2, बी में बोला गया है 3 4, सी में बोला गया है 1 3 और डी में बोला गया है 2 4। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो काफी इंपॉर्टेंट है कि लोक अदालत जो है वो कई बार पहले भी यहाँ पर न्यूज में रह चुकी है, और जब आप लोग यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो कॉमन सेंस साफ साफ लग जाता है कि लोक अदालत जनता दरबार, जनता दरबार जब जनता में जाकर बैठेंगे, बेसिकली यहाँ पर लोग जो बेसिकली उनकी सुनवाई होगी और यहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा, तो आप लोगों को क्या लगता है वहां पर एक प्रॉपर सिविल कोड जो है वो फॉलो किया जाएगा? वहां पर तो सीधा सीधा मुद्दा ही रहेगा कैसे सॉल्यूशन निकालना है। तो ये दोनों जो चीजें यहां पर लिखी हुई हैं इनमें से कोई भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। तो याद रखिएगा, तो जो यहां पर हमारी कंट्री में जो सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर है, यहां पर कोड ऑफ सिविल कोड, जो इसको कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बोलते हैं, ये फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को थोड़ा सा देखने को मिलेगा, जिसके चलते एक अच्छा सॉल्यूशन देने की बात की जाती है। और इसका बेसिक पर्पज ये भी रहता है कि एक बार जो डिसीजन दे दिया वो कहानी खत्म हो गया, यानी कि उसके बाद में आप लोग उसको फर्दर केस को लेकर नहीं जा सकते कि आप लोगों को लगे हाई कोर्ट में लेकर जाना है या फिर सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाना है। अगर ऐसे चलेगा तो फिर यहाँ पर लोक अदालत का फायदा ही क्या रह गया? फिर तो वही बात रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों को फॉलो करते हुए नजर आएंगे कि जो मैटर यहाँ पर सुनवाई हो गई वो मैटर यहीं पर ही खत्म हो गया। तो ऐसे आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों ने फीस पे कर रखी है ऑलरेडी कहीं और आप लोग यहाँ पर आकर बेसिकली इस पर्टिकुलर अदालत के अंदर केस अपना देखोगे तो वो फीस भी आप लोग की रिटर्न हो जाएगी। तो ये काफी अच्छी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था, तो बी आंसर सही हो गया। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं डिटेल में आंसर के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के पैटर्न में पूरा टॉपिक आप लोगों का कवर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो काफी इंटरेस्टिंग है। अगर किसी कोर्ट के अंदर में कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या उस केस को लोक अदालत में भेजा जा सकता है? ये बोला जा रहा है। तो ये तो आप लोगों को बता दिया भेजा जा सकता है। क्या उसके लिए कोई कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी? तो बोला गया कि पार्टीज, यानी कि जो भी उस केस में इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे एग्री होने चाहिए कि हाँ हम लोगों को लोक अदालत में लेकर जाना है। ठीक है, यानी कि उन सबको कंफर्म करना पड़ेगा। दूसरा बोला गया कि पार्टी जो है वो एक तरीके से एटलीस्ट एक पार्टी जो है
वो लोक अदालत में मामले को लेकर जाए उनमें से, यानी कि उनमें से कम एक पार्टी तो लेकर जाए और बाकी सारे के सारे बोले कि हाँ सही है, वहीं पर ही चलते हैं, तब जाकर यहाँ पर केस होगा लोक अदालत के अंदर में। और इसी के साथ में जिस कोर्ट में वो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है वो कोर्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि तुम लोक अदालत में इस मैटर को लेकर तो जा रहे हो, हाँ लोक अदालत में ये मैटर सुना जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन वहां पर दिया जा सकता है। तो ये सारी स्टेटमेंट है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर बात करें, जब यहां पर लोक अदालत में केस जाता है खासकर कोर्ट से निकलकर, तो इसके चलते ये ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से पूछी जा सकती है। ए में बोला गया है 1 and 2 सही है, बी में बोला गया है 2 and 3 सही है, सी में बोला गया है 1 and 3 सही है और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबव सही है। यानी कि सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप लोग यहाँ पर बात करें। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर कोई भी केस आज के डेट में हमारी कंट्री में चलता है तो आप लोगों को पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चला, फिर वो हाई कोर्ट में पहुंच गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, तो ये लंबी कतारें केस की हमारे देश में लगी रहती हैं। तो इसलिए लोक अदालत बन गया ताकि आउटसाइड ही केस कोर्ट से यहाँ पर मैटर को रफू चक्कर किया जा सके और लोगों का बिना पैसा और बिना टाइम खर्च किए हुए उनको सही डेस्टिनेशन यानी कि सही पाथ पर लाकर उनको उनके घर पहुंचाया जा सके, इसलिए लोक अदालत लेकर आएगी। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो यहाँ पर सारी पार्टी जो भी उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनको लगे कि यहाँ पर ऐसा जाना चाहिए तो ही यहाँ पर जाना चाहिए, ऐसा नहीं हवाबाजी में वहां पर केस को आप लोग पहुंचा दोगे। पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। दूसरा, यहाँ पर कोई एक पार्टी एटलीस्ट ऐसी हो जो कि इस केस को लेकर जाए कि हाँ वहां पर ये केस लेकर जाया जा सकता है, तब जाकर इसको अलाउ किया जाएगा। तीसरा, कोर्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ लोक अदालत जो है इस केस को सुनेगी तो आसानी से वो इसका सोल्यूशन निकाल सकती है, तभी जाकर ये केस जो है वो लोक अदालत में जाएगा। ठीक है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैटर फैमिली के मैटर हो गए, ठीक है, या और भी कई सारे केस है, मतलब इस तरीके के अगर केसेस के बारे में बात की जाए तो लोक अदालत में कई सारे केसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे शादी से रिलेटेड, फैमिली में कोई लड़ाई हो रही है, यहाँ पर केस जो लैंड एक्वाइजिशन का हो गया, जमीन का, दारू, एक तरीके से दारू के ऊपर कोई लड़ाई हो गई, शराब पी के आपस में लड़ पड़े, ठीक है, तो ये बैंक की कोई रिकवरी वाला केस है। तो ये सारे केस ऐसे हैं जिनको लोक अदालत के द्वारा झट मंगनी फट बिहा करके निपटाया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर डी हो गया। ओके, तो ऐसे समझिएगा। और डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप लोगों को देखना है तो ये स्लाइड में और अच्छे से सारी बातें लिखी हुई हैं। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट तो आप लोगों से यहां से क्वेश्चन बन ही सकता है, इसी के साथ में क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन निकाला जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल चुका है। बताऊंगा कैसे। लोक अदालत के बारे में ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। करेक्ट स्टेटमेंट यहां पर पूछा गया है। बोला गया कि ये गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। दूसरा बोला गया कि फर्स्ट लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी गुजरात में 1982 में। तीसरा बोला गया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का अमेंड किया गया 2002 में, प्रोवाइड कराने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। तो सही आंसर यहां पर क्या है, ए बी सी या फिर डी, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो और इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस भी आप लोग यहां पर लगाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले तो लोक अदालत क्या है, वो गांधीयन प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। लोक अदालत का मतलब ही है जनता की अदालत, लोगों की अदालत, पीपल्स कोर्ट भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये सारी बातें जनता में लेकर जाना। अगर आप लोगों ने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोगों ने देखा होगा वो खुद चाहते थे कि केस जो है वो कोर्ट के अंदर न पहुंचे, क्योंकि गरीब तबका सोसाइटी को उसको काफी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, तो केस को कोर्ट के बाहर ही निपटाने की कोशिश करते थे। वो नहीं चाहते कि लोग जो हैं वो सड़कों पर धक्के खाते फिरे, यानी कि अपनी रोजी रोटी पर वो खुद लात मारे थे। आज की डेट में वकील को देखो तो पकड़ लें तो छोड़े ना, जब तक केस और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। ठीक है, तो आज की डेट में वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। दूसरा बोला कि फर्स्ट लोक अदालत जो है वो ऑर्गेनाइज कराई गई गुजरात के अंदर में। याद रखिएगा, सबसे पहली लोक अदालत जो है 1982 में गुजरात के अंदर ऑर्गेनाइज कराई गई थी। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरी कहां पर ऑर्गेनाइज कराई गई, ये आप लोगों को बताना है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 का ये अमेंडमेंट किया गया और परमानेंट लोक अदालत स्टैब्लिश करने की बात यहां पर की गई, ताकि सही सॉल्यूशन यहां पर निकाला जा सके। लोक अदालत में जुडिशियल ऑफिसर आप लोगों को देखने को मिलेगा एज ए चेयरमैन के तौर पर, वकील रहेंगे और सोशल वर्कर रहेंगे, तब जाकर यहां पर सॉल्यूशन निकलेगा। यानी कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट, यहां पर बात करें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सर्विस अथॉरिटी जो है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तालुका लीगल कमिश्नर और ये सब जो है, ये जुडिक्शन जो है आज के डेट में एरिया है जो कि आप लोगों को फिट होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी एरिया होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरीका क्या हो गया, आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा जो मैंने आप लोगों को बताया कई बार, एडीआर का।
एडीआर क्या है? ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि सारे मैटर कोर्ट में जाकर ही सुलझाने हैं क्या भाई? कुछ मैटर बाहर भी सुलझा लो यार, कोर्ट में जाके सर मारोगे क्यों? वहां पर वकीलों को पैसे देना है, अपना भी और कोर्ट का भी, और सबका वक्त बर्बाद करना है। तो आप लोग देखोगे कई सारे केस ऐसे हैं, केरला से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, अगर दिल्ली में आकर वो केस लड़ रहे हैं तो समझो कितनी बुरी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो सारी की सारी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है और आंसर यहाँ पर सी हो गया, तो याद रखिएगा, ठीक है। कई बार आप लोगों से रिवर के बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और ट्रिब्यूटरी यानी कि जो सहायक नदियां होती हैं उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाता है। तो यहाँ पर कुछ नदियों के नाम है आप लोगों के सामने और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। तो ये आप लोगों को बताना है कि क्या ये महानदी जो हमारे देश में आप लोगों को महानदी देखने को मिलती है तो क्या उसकी सहायक नदियां हैं यहाँ पर ये, तो ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। तो बोला गया यहाँ पर बेसिकली शिवनाथ, दूसरा बोला गया इब, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर मंड, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर जोंग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव? सही आंसर आप लोगों को बताना है। अटेम्प्ट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर आप लोगों को आंसर बताना है क्या है। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से बात की जाए तो ये थर्ड लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर देखने को मिलेगी गोदावरी और कृष्णा के बाद में, यानी कि गोदावरी और कृष्णा के बाद में महानदी तीसरे नंबर पर ये पेनिसुलर रिवर है। पेनिसुलर मतलब हमारी कंट्री का जो साउथ इंडिया वाला पोर्शन है वो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो जो पोर्शन पानी से घिरा होता है जमीन का 3 साइड से, उसको पेनिसुला बोल देते हैं। तो ये एक पेनिसुलर इंडिया आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और इसमें यहाँ पर ये तीसरे नंबर की नदी है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में अपना रोल प्ले करती है। ये जो पर्टिकुलर रिवर है ये आप लोगों को बस्तर हिल में आप लोगों को देखने को मिलेगी, बेसिकली साउथ ऑफ अमरकंटक। और इसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में बात करें तो ये तीनों की तीनों इसकी ट्रिब्यूटरी है। जो ये जोंक है यहाँ पर, ये वाली आप लोगों को इसकी ट्रिब्यूटरी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। उड़ीसा के अंदर में हीराकुंड डैम के बारे में बात कर लो, और भी कई सारी साइट्स इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और महानदी जो है इसी के आसपास वाले रीजन में आप लोगों को आयरन और स्टील का जो प्लांट है जैसे भिलाई हो गया, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को पेपर मिल भी दिख जाती है कटक के अंदर में। तो एल्यूमिनियम फैक्ट्री हीराकुंड और जो बेसिकली कोरबा, तो उड़ीसा से अगर आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इसी उड़ीसा पीसीएस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोग इसको कॉमन सेंस से भी बेसिकली सोल्व कर सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग। ये बेसिकली आप लोगों के सामने यहाँ पर हमारी कंट्री का मिसाइल सिस्टम है और बोला ये जा रहा है कि कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, तो नाम देख सकते हैं आप लोग पृथ्वी, ठीक है। दूसरा त्रिशूल बोला गया शॉर्ट रेंज, ये यहाँ पर बेसिकली सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट आकाश, यहाँ पर ये इंटरमीडिएटरी रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पर नाग, ये थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली पेयर 1, ओनली पेयर 2, ओनली पेयर 3 या फिर ऑल 4 पेयर? सही आंसर क्या है यहाँ पर? ए बी सी एफ डी आप लोगों को ये बताना है। अगर आप लोग यहाँ पर बात करें, वीडियो को पॉज करके आंसर दे ले एक बार पहले, उसके बाद में फिर देखना। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के बारे में बात करेंगे तो सरफेस टू सरफेस ये मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। यानी कि पृथ्वी पर बात की जा रही है तो पृथ्वी पर ही मिसाइल होगी ना, तो एक कॉमन सेंस रहे तो पृथ्वी से पृथ्वी पर ही वार करने वाली, यानी कि सरफेस टू सरफेस। त्रिशूल क्या होगा? जमीन पे से त्रिशूल आप लोग ऊपर को फेंकिए, ठीक है। तो यानी कि सरफेस टू एयर में त्रिशूल जाएगा, ठीक है, यानी कि धरती पे से ऊपर को त्रिशूल फेंक दिया। आकाश में भी कुछ ऐसे ही है, रहेंगे तो धरती पर ही पर लेकिन आकाश में जाएगा, तो सरफेस टू सरफेस नहीं होगा, ये सरफेस टू एयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये एंटी टैंक मिसाइल आप लोगों के सामने है यहाँ पर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो आकाश वाला सिस्टम है यहाँ पर, ये थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई यहाँ पर। तो इससे आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी सही हो गया। आप लोगों को मैंने एक सिस्टम बताया था जो आप लोगों को याद रखना है इससे रिलेटेड, वो है क्या? IGMDP। क्या था यहाँ पर? ये था बेसिकली इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। ये एक ऐसा प्रोग्राम था यहाँ पर हमारी कंट्री में एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिससे कि हमारी कंट्री को सशक्त बनाया जा सके मिसाइल के फील्ड में। और 1983 में यहाँ पर ये बेसिकली सिस्टम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख सकते हैं आप लोग। वर्ल्ड कप 1983 के साथ में कंपेयर करके, ठीक है। तो हमारा वर्ल्ड कप जीता गया था हमने हमारे द्वारा 1983 में, और इसी के साथ में यहाँ पर हमारा ये सिस्टम लॉन्च किया गया था। आप लोगों से क्वेश्चन है यहाँ पर, किसको हराया था हम लोगों ने उस वर्ल्ड कप में? ये बताइए, काफी इंटरेस्टिंग है, देखता हूँ कौन कौन बताता है, ठीक है। आगे चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है यहाँ पर, इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया यहाँ पर।
यानी कि मैक्सिमम स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, ओनली एक स्टेटमेंट इनकरेक्ट रहेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से उस टॉपिक की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं कि हाँ उस टॉपिक के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए ऐसे टॉपिक थोड़े से डिटेल में हो जाते हैं। ठीक है, बात की जा रही है व्हीलर आइलैंड के बारे में। बोला गया कि व्हीलर आइलैंड जो है वो रीनेम किया गया अब्दुल कलाम आइलैंड के नाम पर। दूसरी स्टेटमेंट है व्हीलर आइलैंड जो है वो सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन बे ऑफ बंगाल। तीसरा बोला गया यहाँ पर व्हीलर आइलैंड जो है सिचुएटेड है साउथ ऑफ द वेस्ट, जो एक तरीके से बे ऑफ बंगाल के अंदर में। इसी के साथ में ये आप लोगों को ये है यहाँ पर व्हीलर आइलैंड जो सिचुएटेड है साउथ ऑफ वेस्ट बंगाल इन बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया व्हीलर आइलैंड जो है वो ईस्ट कोस्ट पे है उड़ीसा के बे ऑफ बंगाल में। तो अगर आप लोग कॉमन सेंस से भी थोड़ा सा भी जानते हैं कि हमारा देश का मैप कहां पर है और उसमें उड़ीसा कहां पर है, तो आप लोग समझ जाएंगे। अगर आप लोगों को ये पता है ना उड़ीसा किस कोस्ट पर है, आप लोगों को पता है कि ईस्ट कोस्ट पर उड़ीसा है, तो भी आप लोग आंसर दे दोगे। क्योंकि बोला क्या गया स्टेटमेंट में, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे कि व्हीलर आइलैंड सिचुएटेड है वेस्ट कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन बे ऑफ बंगाल, यानी कि उड़ीसा का वेस्ट कोस्ट तो इधर होगा जमीन पे, तो कहां से हो जाएगा, तो ईस्ट कोस्ट पे ही आएगा ना यहाँ पर। और जहां पर दो ऐसे स्टेटमेंट हो जो अपोजिट हो, अक्सर उनमें से आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ईस्ट कोस्ट बोला गया, एक वेस्ट कोस्ट बोला गया, तो कुछ भी नहीं पता अगर पूरे टॉपिक के बारे में, आप लोगों को बस ये पता है कि उड़ीसा सिचुएटेड कहां पर है, तो भी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हो। पहले इसको व्हीलर आइलैंड बोलते थे हम लोग, फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के नाम पर इस आइलैंड का नाम चेंज कर अब्दुल कलाम आइलैंड रख दिया गया। बे ऑफ बंगाल में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पैरादीप पोर्ट है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर में, वो आप लोगों को यहाँ पर इसी साइड में नजर आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर बी हो गया। ये मैप बेस्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप लोगों से ये एक ऐसी सिस्टम है जिसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोगों से क्वेश्चन ऐसे पूछे गए कि यहाँ पर अग्नि मिसाइल में जो पी शब्द है उसका क्या मतलब है, ऐसा भी किसी स्टेट पीसीएस के अंदर आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था। तो पी का मतलब है प्राइम। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ना, इनसे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में निकल जाएंगे अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइम है इसका मतलब, इसे बोला गया कि ये 2 स्टेज मिसाइल है। एक जो नहीं कनिस्तर नहीं होता है, तो उस तरीके से कैनिस्टराइज्ड बोला गया इसको यहाँ पर। तो ये ठोस और तरल यानी कि सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसके तहत यहाँ पर ये चलती है। सरफेस टू सरफेस वार करने वाली, और इसी के साथ में 2000 लगभग किलोमीटर रेंज है इसकी। सही आंसर आप लोगों को बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी में से सही आंसर क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप लोग इसको देखेंगे तो सही आंसर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, वो है बी, यानी कि 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि 2 स्टेज तो है यहां पर, ये पर दोनों स्टेज सॉलिड है, ना कि एक सॉलिड और एक लिक्विड। ये याद रखेगा। सरफेस टू सरफेस वार करने वाली अग्नि मिसाइल है यहां पर ये, और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछा सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, अगर कोई ऐसी मिसाइल हमारे पास में होती है तो इससे सामने वाले का डिटरेंस क्रिएट हो पाता है, यानी कि सामने वाले को पता है कि ये मिसाइल इसके पास में है, कुछ बदतमीजी मत काटना वरना सर पे फेंक देगा 1 मिनट में और सुधर जाओगे। यानी कहने का मतलब सीधे सीधा यहाँ पर ये होता है कि आप लोग जब इस तरीके की चीजों को रखते हो अपने पास में, तो कोई भी कंट्री तुम्हारे साथ में बदतमीजी करने से पहले 4 बार सोचती है। तो एक तरीके से हमारे देश की सिक्योरिटी बनी रहती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बात कर रहा है ट्राई के बारे में। ट्राई क्या होता है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, फिर इसको आंसर देता हूं, वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी मतलब वैधानिक, यानी कि ये कानून पास करके बनाई गई बॉडी है यहाँ पर। दूसरा बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, बिजनेस है हमारी कंट्री के अंदर में, टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तीसरा बोला गया यहाँ पर कि ये जो बेसिकली एक तरीके से जो इसकी पावर होती है, ठीक है, वो आप लोगों को सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में आप लोगों को इसकी पावर जो है वेस्टेड देखने को मिलेगी, जो कि टेलीकॉम सेक्टर को रेगुलेट करता है। ये यहाँ पर आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछा गया है। और फिर से मैं कह रहा हूं, अगर बेसिक नॉलेज आप लोगों को है संविधान के बारे में, अपनी पॉलिटी के बारे में, अगर बेसिक नॉलेज, बेसिक एनसीईआरटी जो पढ़ के जाते हैं ना, वो यहाँ पर काम आती है जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो जाकर। वो कैसे, अभी बताऊंगा, आप लोग देखना कॉमन सेंस कैसे यूज की जाती है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अगर आप लोगों को ये पता है कि हमारी कंट्री में संविधान के अंदर 7वें शेड्यूल के अंदर में अगर बात करेंगे डिफेंस, कम्युनिकेशन, और जो यहाँ पर हमारा जो सेक्टर है टेलीकॉम वाला है, यहाँ पर ये कम्युनिकेशन में आ गया। ये यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन, ये मैंने कई बार बोला है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की इसमें कोई भी सूझबूझ नहीं होती है, सारी पावर जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहती है।
डिफेंस मिनिस्ट्री हमारी जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास में थोड़ी ना है डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई। इंटरनेशनल रिलेशन हमारे कैसे रहने किसी देश के साथ में, उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ करती है क्या? आप लोग देखते हैं बिगाड़ तो सकती है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में जो ममता बनर्जी जी की जो गवर्नमेंट है वो कई बार यहाँ पर बांग्लादेश के साथ में पानी को लेकर विवाद रहता है तो उसको सोल्व नहीं होता है वो। ऐसे ही तमिलनाडु जो है वो अगर बात करें तो श्रीलंका के साथ में रिलेशन उसकी वजह से कई बार हमारे रहते हैं, तो ये कई बार इशू चलते हैं, यानी कि इंपैक्ट तो डालती है पर लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर में भी स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ पर ये आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये पावर आप लोगों को नजर आएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर आप लोग जानते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के हाथ में है और आंसर आप लोगों का ए हो गया। समझ में आया? ये आप लोगों को इस तरीके से समझना है, यानी कहने का मतलब यार सीधा सीधा मतलब ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में सोल्व करा के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये पता होगा तो आंसर सही हो गया, आंसर यहां पर ए हो गया और करेक्ट पूछा गया था। ओके, आगे चलते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बात की जा रही है प्रसार भारती के बारे में, और प्रसार भारती के बारे में ऑलरेडी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अगर पुराने क्वेश्चन आप लोगों ने उठाकर देखे होंगे तो। ठीक है, और इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद में पता चलता है यार करेक्ट था कि इनकरेक्ट था और फिर गलत कर बैठते हैं। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब मैं आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चन अटेम्प्ट कराता हूँ कई बार मैं भी मिस कर देता हूँ ये चीजें। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर दिमाग कई जगह रहता है और सेम काम एग्जामिनेशन हॉल में होता है, तो जितना सतर्क रहेंगे उतने अच्छे से आंसर दे पाएंगे। बात की जा रही है कि प्रसार भारती के बारे में, इट इज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी, पहली स्टेटमेंट यहां पर ये प्रसार भारती एक्ट के द्वारा बनाई गई। दूसरी स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के तौर पर काम करती है, और यहां पर जो प्रसार भारती एक्ट के थ्रू ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन जो है वो इसके दो हाथ हैं, यानी कि इसके दो बच्चे भी बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर बोली गई है। तो सही क्या है यहां पर? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो याद रखिएगा प्रसार भारती के बारे में, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो कानून पास कर बनाई जाती है। तो ऑलरेडी आप लोग देखते हैं कॉमन सेंस, या तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट होगी या फिर दूसरी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगी। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अगर आप लोगों से पूछा जाए तो यहां पर ये अभी मैंने बताया आप लोगों को ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो इसका मतलब सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा इनके गवर्नमेंट ने बिना कानून पास किए बना दी गई हो, ऐसा नहीं है। जैसे हमारे देश में जो आप लोगों को पता है प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन जो थी वो एक एग्जीक्यूटिव बॉडी आप लोगों को देखने को मिलती थी। तो इस तरीके से यहां पर ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, ये कानून पास करके बनाई गई है, इसलिए ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कैसी बॉडी है। ये एक तरीके से ये आप लोगों की वैधानिक बॉडी है, यानी कि कानून के थ्रू पास कर बनाई गई बॉडी है। 1997 में बनाई गई थी, यानी कि 1997 में यहां पर ये बॉडी बनाई गई थी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग का, तो ये काम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आंसर क्या है यहां पर? आंसर इसका ए हो गया। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया और ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। वहां पर स्टेटमेंट कुछ ऐसी दे रखी थी, एक तो स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में पूछा गया था एग्जाम के अंदर में, और दूसरा पूछा गया था कि यहां पर ये क्या दोनों को कंट्रोल करती है? प्रसार भारती जो है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन, जी हाँ दोनों इसी के बच्चे हैं, और हमारे देश में इंडियन पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग जो है वो प्रसार भारती कहलाती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां जहां कंफ्यूजन होगा उसको दूर कर ही आगे बढ़ना है। आंसर ए हो गया। ओके, रसिया और इंडिया के रिलेशन जितने ज्यादा फिलहाल न्यूज में है शायद ही कभी हिस्ट्री में इतने न्यूज में रहे हैं, और रसिया और इंडिया का ट्रेड जितना व्यापार अभी बढ़ गया है शायद ही कभी फ्यूचर में बड़ा, पास्ट में कभी बढ़ा था, और फ्यूचर का तो पता नहीं अब क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीजें हो गई हैं। तो इंडिया और रसिया रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। ओके, बोला जा रहा है कि फर्स्ट इनफॉर्मल समिट जो है दिल्ली में हुई थी 2018 में इंडिया और रसिया के बीच में। दूसरा बोला गया यहाँ पर कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है आंध्र प्रदेश के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बुल्ट किया गया इंडिया और रशिया के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जिनका नाम है विंग कमांडर राकेश शर्मा। तो यहाँ पर फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट थे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर एक तरीके से उनके द्वारा अब्रोड गए थे यहाँ पर, जिसमें इनके द्वारा एक पर्टिकुलर सिस्टम जो कि यहाँ पर सोवियत सिस्टम थे यहाँ पर 1984 में उसका पार्ट बने थे। ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। बेसिकली इंटरकोसमोस कार्यक्रम का हिस्सा ये बने थे। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट ये है। तो ओनली वन सही है, ओनली टू सही है, ऑल थ्री सही है, या फिर नन ऑफ द अबव सही है। इसमें कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को समझनी होगी। अगर पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट यहां पर दे रखी हो एग्जाम के अंदर में जो कि काफी टिपिकल टाइप की लग रही हो और उसके अंदर काफी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, और यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूं, अक्सर वो स्टेटमेंट आप लोगों को सही देखने को मिलेगी।
यानी कि उस स्टेटमेंट के गलत होने के चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि वो स्टेटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करता है एग्जामिनर आप लोग इतने सारे डेटा को याद रखो, ठीक है, कि हाँ पर ये प्रोजेक्ट था, टी की जगह 10 कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं होगा, 1984 की जगह 85 कर दिया, ये बहुत ही रेयर होगा यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। वो आप लोगों से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता है, कुछ याद रखने के बारे में बात करेगा तो ऐसी कॉमन सी चीज होगी जो आपको पता होना चाहिए, रेगुलर न्यूज में आती है, जैसे कि कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आप लोगों ने सुना होगा, इतना न्यूज में रहता है जिसकी कुछ हद नहीं है। आंध्र प्रदेश में है क्या, ये तमिलनाडु में है। तो ऐसी स्टेटमेंट आप लोगों से एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी की, आप लोग याद रखें, ना कि ऐसी स्टेटमेंट जो कि बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल टाइप की हो, ठीक है। तो ये आप लोग समझिएगा। और अगर ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो फिर इसका मतलब है वो चाह नहीं रहा है कि आप लोग क्वेश्चन सोल्व करो, वो क्वेश्चन मैक्सिमम लोग छोड़कर आने वाले हैं, ठीक है। इनफॉर्मल समिट का मतलब क्या होता है? इनफॉर्मल समिट का मतलब होता है कि जैसे दो दोस्त पार्टी करने जाते हैं, खा पी कर निकल आते हैं, कुछ भी डिफाइन नहीं होता है, ये मिलेंगे, ये बातें करेंगे, नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है कि नॉर्मल जाएंगे, बात करके आ जाएंगे, ठीक है, वो सिस्टम है। और पब्लिकली आके बताएंगे भी नहीं। दो कंट्री जब आपस में मिलती है तो पब्लिकली आके वो अपनी स्टेटमेंट देती है कि हाँ भाई ये सही था और ये गलत था, वो आपस में बताती है कि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने साइन किए और ऐसी ऐसी चीजें आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। पर इनफॉर्मल में ऐसे नहीं होता है, मिलते हैं, गले मिलते हैं, एंजॉय करते हैं और आ जाते हैं चाय समोसा खा के, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 या फिर नन ऑफ द अबोव। सही आंसर क्या है? ABCFD। तो ये आप लोगों को बताना है, हालांकि सही नहीं है, इनकरेक्ट आंसर पूछा गया है। तो इनकरेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? तो वन स्टेटमेंट ओनली इनकरेक्ट है और वो है कुंदकुलम वाली, ये तमिलनाडु के अंदर में है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूरी है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में अक्सर क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पार्ट से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं पहले। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट इसके बारे में करेक्ट है, ये आप लोगों को यहाँ पर बताना है। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन बोला गया, स्टैब्लिश की गई थी 1898 के अंदर में। सबसे पहली स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि इसमें स्टैब्लिश की गई थी यहाँ पर 1898 में, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर बोला गया कि इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर में देखने को मिलेगा। दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया है। तीसरा बोला गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को इंटरेस्ट, आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर बताना है और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा इसके बाद में। ए में बोला गया 1 2, बी बोला गया 2 3, सी बोला गया 1 3 और डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। अटेम्प्ट कर लो, पॉज करके फिर बताता हूं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए, एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि अक्सर मिनिस्ट्री यहां पर थोड़ी सी डिफरेंट होती है और उसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आप लोग की गलत होती है। रेयरली रहता है मिनिस्ट्री के बारे में जब पूछा जाता है तो तभी पूछा जाएगा जो कोई मिनिस्ट्री ऐसी है कि अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि ये आप लोगों को लगेगा पेट्रोलियम के बारे में बात की जा रही है तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर ही आएगी। सोचने में कॉमन सेंस तो ये कहती है, पर लेकिन यहां पर ये ऐसा नहीं है। ये व्यापार के बारे में बात करती है एक तरीके से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, हमारी कंट्री में बेसिकली ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, जो एक तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन और इंटरनल जो इंडस्ट्री का जो इंटरनल ट्रेड है उसके अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर और नागपुर में ही इसका हेडक्वार्टर है। तो ये पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट जो है बेसिकली आप लोगों के सामने है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसका जो मोटो है वह सुरक्षा सर्वोपरि, यानी कि सुरक्षा पर सबसे ज्यादा फोकस, सेफ्टी फर्स्ट, ये 1898 से। तो जैसे मैंने बोला था काफी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है और ये आप लोगों को आंसर देखने को मिलेगा। बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसको दूर करके आगे बढ़ना है, ओके। डायरेक्ट ये ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कई बार वनडे टाइप एग्जाम में कि एशिया में बिगेस्ट बायो सीएनजी प्लांट जो है वो इनोग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, किस राज्य में इनोग्रेट किया गया? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या है? ABCFD। सही आंसर बताइए इसका। सही आंसर होगा मध्य प्रदेश, यानी कि डी सही है यहाँ पर ये। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, याद रखिएगा, एशिया का बिगेस्ट है यहाँ पर जिसमें बायो और सीएनजी, यानी कि बायो सीएनजी का प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर गोवर्धन योजना आप लोगों को पता है हमारे देश में बेसिकली स्टार्ट की गई थी और ये इंदौर के अंदर लगाया जा रहा है, जो कि कईयों बार हमारे देश में स्वच्छ सिटी का खिताब जीत चुकी है ताकि उसको और ज्यादा स्वच्छ बनाया जा सके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो बायो का मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि एक तरीके से बायोगैस, यानी कि गोबर से बनाई गई गैस भी यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी। तो गोवर्धन योजना का भी इनडायरेक्ट वे में इस्तेमाल होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो सीएनजी और इसी के साथ में बायो दोनों का मिक्सचर कर यहाँ पर ये सिस्टम आप लोगों के सामने है। तो बिगेस्ट ये प्लांट बताया गया है यहाँ पर एशिया का, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश, और अगर मध्य प्रदेश से आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। कॉमन सेंस का क्वेश्चन बोलूंगा मैं इसको, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग कॉमन सेंस से इसका आंसर दे सकते हो पढ़ के बिल्कुल आराम से। बोला जा रहा है कि बेनिफिट क्या है बायोगैस का? बोला जा रहा है कि रिड्यूस करेगा पोल्यूशन, रिड्यूस करेगा ग्लोबल वार्मिंग, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट बिल और सेव करेगा फॉरेक्स रिजर्व, इंप्रूव करेगा लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द अर्बन एरिया। सही आंसर क्या है? 1 2 3,
234 134 और ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, कॉमन सेंस से बताना है, बिल्कुल ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए आंसर क्या है, आंसर यहाँ पर ए सही। रीजन क्या है, ये अगर बायोगैस इस्तेमाल की जाती है तो गांव में जो हमारे किसान हैं उनको पैसा मिलेगा, तो उनकी लाइफ जो है वो इंप्रूव होगी, ना कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ इंप्रूव होगी। तो गांव में लोगों की लाइफ इंप्रूव होगी, गांव में जो लोगों के पास में पैसा आएगा, और जो इनकम डबल करने की बात कर रहे हैं फार्मर की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्टेप बढ़ता हुआ आप लोगों को यहीं से ही देखने को मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर सिस्टम है कि अफोर्डेबल रेट रहेंगे, रिड्यूस करेगा पोल्यूशन को, तो बाहर से जो गैस हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। याद रखिएगा मोटे मोटे तौर पर आज की डेट में भी हम लोग लगभग 80% या फिर 87% के करीब बाहर से अपना जो है जो क्रूड ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें गैस जो है वो लगभग 55% हम लोग बाहर से इंपोर्ट करके लेकर आते हैं। तो ये खस्ता हालत हो रखी है, तो इसलिए डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर देश के अंदर ही हम लोग काम करने लगे तो फिर सोचो कितना ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आंसर यहाँ पर ए हो गया। सफर के बारे में बात की जा रही है, सफर नहीं जैसे हम सफर इस तरीके से बोलते हैं कि सफर पर निकल के चलते हैं, चलो ठीक है, तो वो वाली बात है यहाँ पर लेकिन एक सफर वो भी होता है जो इंसान सफर कर रहा है, ठीक है, हम सफर से ही। और यहाँ पर तीसरा सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जिसको सफर बोला गया है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, इसकी ये फुल फॉर्म है। बोला गया कि डेवलप और ऑपरेशनल किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा बोला गया कि ये इंट्रीगल पार्ट है हमारे देश में, जब यहाँ पर हम लोग अर्ली वार्निंग के बारे में बात करते हैं ना, तो जो इसका सिस्टम का पार्ट है जो हमारे देश के अंदर में। दूसरी स्टेटमेंट यहाँ पर ये बोली गई है और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों से यहाँ पर पूछी गई है, ठीक है। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए बी सी एफ डी में क्या होगा। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 and 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सही आंसर आप लोग बताइए, देखते हैं यहाँ पर क्या होगा अगर आप लोगों के हिसाब से बात की जाए। सही आंसर क्या है याद रखिएगा, इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताता हूं। ये एक मोस्ट एडवांस एयर क्वालिटी सिस्टम है हमारे देश के अंदर में, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। पहली तो स्टेटमेंट याद रखिएगा। दूसरी स्टेटमेंट यहां पर यह डेवलप किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी है, IITM पुणे, IITM, ठीक है। तो याद रखिएगा ये कहां पर है, ये है पुणे के अंदर में। तो इसके द्वारा यहां पर ये डेवलप किया गया है और ऑपरेशनलाइज किया जाता है यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी कि IMD के द्वारा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के द्वारा यहां पर ये ऑपरेशनलाइज किया जाता है। ये कुछ बातें हैं, 24 सिस्टम है यहाँ पर 24/7, और 72 घंटे पहले अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कल को कोई एक तरीके से बाढ़ आने वाली है, बारिश होने वाली है, बहुत ज्यादा कुछ ऐसी कंडीशन अगर बनती है, तो उसके बारे में काफी पहले यहाँ पर ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन बता देता है बारिश वगैरह के बारे में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई और करेक्ट पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट ओनली दूसरी है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंसर यहाँ पर बी हो गया। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक पर्टिकुलर बॉडी के बारे में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और बोला जा रहा है कि आप लोगों को 3 स्टेटमेंट रहेंगी, इनमें से आप लोगों को चेक करना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और रेस्पॉन्सिबल है हमारी कंट्री में जो कंपटीशन एक्ट है उसको इन्फोर्स करने में। दूसरा बोला गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, यहाँ पर मार्केट में ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है और कंज्यूमर का इंटरेस्ट भी यहाँ पर प्रोटेक्ट करती हुई ये बॉडी पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी अगर ढंग से देखेंगे तो ये आप लोगों को बताना है। बताइए सही आंसर यहाँ पर डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये आंसर भी आप लोगों के सामने कि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्केट में चीजें उसको एलिमिनेट करती है, कंपटीशन को बनाए रखती है, आप लोग आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और आप लोगों को मैंने बताया था अगर याद होगा पार्ट 3 में संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, उसके अंदर में आर्टिकल 19 जो है वो आप लोगों को फ्रीडम ऑफ ट्रेड के बारे में बात करते हैं। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आप लोगों का बिजनेस करने का जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आंसर आप लोगों का डी हो गया। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग अगर अच्छे से पढ़ोगे टॉपिक को तो क्वेश्चन एग्जाम में छूटेगा नहीं, इस बात की गारंटी देता हूं, ठीक है। तो ये था बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि गूगल की वजह से काफी ज्यादा न्यूज में गूगल के ऊपर फाइन लगाया गया इसके द्वारा, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में था। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन जरूर बताना और अपना स्कोर जरूर लिखेगा, जो भी आप लोगों का स्कोर है मैं जानना चाहूंगा। और इसी के साथ में अच्छे से एंजॉय करिए यार, ये सारी चीज जितने ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे उतने ही ज्यादा आगे बढ़ते रहोगे। और जहां पर भी कोई डाउट रहता है वो पूछ लिया करो। और एक सजेशन दूंगा मैं कि रेगुलर जो वीडियो आती है वो जरूर देखो, तो आप लोगों का ये वीडियो जो है एक तरीके से रिविजन का काम करेगा।
तो उससे आप लोग पहले वहां पर प्रैक्टिस कर लिया, फिर यहां पर आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया, और फिर आप लोग सीधा एक बार रिवीजन करके फिर एग्जाम में जाकर बैठ गए तो आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखा करो। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना, पुरानी भी बची हुई है उसको भी प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो अच्छे से एंजॉय करिए और फीडबैक जरूर देना जैसा भी आप लोगों को लगता है। वीडियो क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। पर्पज ये रहता है कि आप लोग इस लेवल पे तैयारी करके जाओ ताकि मुझे मेल कर पाओ कि हाँ सर हमारा सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो हवाबाजी नहीं, कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलता हो, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।